देखो, कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की थी और वो बेसिस क्या था उसका कि जो सेंट्रोमियर है, एक तो उसका नंबर कितना है और दूसरा उसकी पोजीशन क्या है। अब क्रोमोसोम किन किन चीजों से मिलके बना है या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमको कौन कौन से स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं उनको हम सीक्वेंशली डिस्कस करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साथ में लिखते रहना। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा? क्रोमैटिड। ठीक। सेकंड पार्ट है इसका क्रोमोनिमेटा। थर्ड पार्ट है क्रोमोमियर। फोर्थ पार्ट है सेंट्रोमियर, या यहीं पे हम काइनेटोकोर भी डिस्कस करेंगे। नंबर 5 टीलोमेयर। नंबर 6 सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नंबर 7 न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। और नंबर 8 सैटेलाइट। इतने पार्ट्स हमको क्रोमोसोम के डिस्कस करने हैं। ठीक, नोट कर लिए सब लोग? नहीं, जल्दी करो। क्या? सैटेलाइट। ठीक है, डिलीट कर रहे हैं हम। अब एक एक पार्ट तुम बताओगे और हम उसको डिस्कस करेंगे यहां पे। करें डिलीट? अब ये सारे पार्ट समझने से पहले हमको क्रोमोसोम का एक जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है जिसमें लगभग ये सारे पार्ट्स मेंशन हो जाएं। बहुत सिंपल सा डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड क्रोमोमियर।
व्हाट इज दिस? दिस इज क्रोमोनेमेटा। ये क्या है? हाँ, इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहेंगे। और यहीं पे लाई करता है सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर बनाया है तो उससे रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर हमको बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये वाला इलाका जो है ये क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के साइट पे क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियोलस जहां पे होता है उस इलाके को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, NOR को शॉर्ट में कहते हैं। और NOR के बियॉन्ड जो हिस्सा क्रोमोसोम का मौजूद है इसी को हम कहते हैं सैटेलाइट। तो सभी पार्ट्स यहां पे आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। जल्दी से ड्रॉ करें इसको। बना? मिटा दें? पेज चेंज कर देंगे तो हट जाएगा ना यहां से। बना रहे हैं, बना लें, बनाओ भैया। सबसे दिक्कत यही होती है डायग्राम बना के और फिर चलो नहीं मिटाते हैं, इसी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर था उसका नाम हमने यहां पे अभी नहीं लिखा है। क्या था वो?
क्रोमैटिड। तो ये पूरा है क्रोमैटिड। अब ध्यान दीजिए, क्रोमैटिड के बारे में आपको क्या मालूम है? क्रोमैटिड अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछें तो किस चीज का बना होता है? इट इज सिंपली मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स। ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया था कि प्रोटीन्स इसमें दो टाइप की होती हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन्स और दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो वो सारा प्रोटीन कंपोनेंट होगा और डीएनए, ये मिलके पूरा क्रोमैटिड तैयार हो गया। और जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो रेप्लिकेशन के टाइम में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, और जब वो डबल अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंजंक्शन विद प्रोटीन कंडेंस होता है तो हमको जो फाइनल क्रोमोसोम मिलता है कंडेंसेशन के बाद एट द टाइम ऑफ मेटाफेज, वो क्या होता है? दो क्रोमैटिड कंटेनिंग, यानी कि उस एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं। बस इतनी सी बात आपको क्रोमैटिड के बारे में जाननी है। और एक चीज और समझनी है कि जब क्रोमोसोम का डिवीजन होता है तो वो होता कहां पे है? सेंट्रोमियर पे होता है। और एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीजन वो जो दोनों क्रोमैटिड फॉर्म हुए हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जैसे ही अलग होते हैं हर एक इंडिविजुअल क्रोमैटिड क्रोमोसोम कहलाना शुरू हो जाता है। तो क्रोमोसोम हम कैसे, हम क्रोमैटिड देख के क्रोमोसोम को नहीं डिफाइन करते हैं, हम सेंट्रोमियर देख के क्रोमोसोम को डिफाइन करते हैं। जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स मिलेंगे इसका मतलब उतने क्रोमोसोम्स हैं, सीधी सी बात है। ठीक, अब अगले पे आते हैं। अगला क्या था? सेकंड, क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा ये है। अब आप देख सकते हैं, ये एक इंडिकेटिव डायग्राम है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रोमोनिमेटा बेसिकली आपको क्या दिख रहा है? थ्रेड लाइक, थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर है, फाइन थ्रेड है। और ये जो थ्रेड है बेसिकली यही थ्रेड जब कंडेंस हो रहा है तो हमको क्रोमैटिड दिख रहा है। इसको अलग अलग मत समझिएगा। क्रोमोनिमेटा एंड क्रोमैटिड आर सेम थिंग। वो तो बस हमको आपको इस स्ट्रक्चर में सारे टर्म्स इनकॉर्पोरेट करने थे, इसलिए हमने अलग अलग लिख दिया। तो क्रोमोनिमेटा ही जब कंडेंस हो जाएगा तो वो क्रोमैटिड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी किस चीज का बना होगा? डीएनए प्लस प्रोटीन का। अब एक फिलॉसफी पुरानी ये भी है कि क्रोमोसोम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है, जिसको हम क्रोमोनेमा या क्रोमोनिमेटा कह रहे हैं, वो एक एमॉर्फस मैट्रिक्स में इनकॉर्पोरेटेड होता है, मैट्रिक्स में गुथा हुआ होता है। और वो मैट्रिक्स जो है वो, तो एक हो गया मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? क्रोमोनिमेटा। और इस मैट्रिक्स को सराउंड करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं पेलिकल। तो एमॉर्फस या जेली नुमा सब्सटेंस का मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में ये धागा क्रोमोनिमेटा जो है वो एम्बेडेड है, एंड दैट मैट्रिक्स इज सराउंडेड बाय दिस पेलिकल। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एडवेंट हुई तो उसके बाद क्लियरली जब देखा गया तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर अपीयर नहीं हुआ। तो इसको सिरे से खारिज भी नहीं किया गया और सिरे से एक्सेप्ट, पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं किया गया इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन फिर भी ये बात देखने में आई है कि ये जो न्यूक्लियोलस है, जब ये न्यूक्लियोलस अपीयर होता है तो उस दौरान ये मैट्रिक्स और पेलिकल ये डिसअपीयर हो जाते हैं। तो हम लोग क्रोमोनिमेटा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने यही कहा था कि ओल्ड कॉन्सेप्ट यही था कि मैट्रिक्स होता है और उसको पेलिकल सराउंड करता है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट में ये बात भी बताई गई थी कि जैसे ही न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है, ये मैट्रिक्स और पेलिकल जो है वो अपीयर हो जाते हैं। और जब न्यूक्लियोलस अपीयर होता है तो ये मैट्रिक्स और पेलिकल डिसअपीयर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंट इसको बना रहे थे वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो न्यूक्लियोलस को बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एक चीज जब बन रही है तो दूसरी गायब हो रही है, दूसरी बन रही है तो पहली गायब हो रही है। तो ये जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स था, ये भी एक कॉन्सेप्ट जो है ओल्ड व्यू में आया था। और ऐसा होता है, न्यूक्लियोलस जो है अलग अलग फेज ऑफ सेल साइकिल में अपीयर और डिसअपीयर होता है। इंटरफेस के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस दिखता है कि नहीं दिखता है, बताओ? इंटरफेस के दौरान, चलो सेल साइकिल बताएंगे तो उसमें बताएंगे, इंटरफेस में दिखता है। और जैसे ही क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। ये सब तो बेसिक बातें हैं, 11th 12th में पढ़े होगे तुम। तो ये हो गई क्रोमोनिमेटा की बात। अब बात करते हैं क्रोमोमेयर की। तो क्रोमोमेयर में क्या हिसाब किताब है? आप यहां पे देख रहे हैं, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब कि ये क्रोमोनिमेटा ही लूप आउट हो जा रहा है जगह जगह पे, जिसको हम क्रोमोमेयर कह रहे हैं। तो इसका मतलब इस क्रोमोमेयर की वजह से ही बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जो अपीयरेंस हमको मिल रहा है क्रोमोसोम का, या यूं कहें क्रोमेटिड का, वो नजर आता है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, अगर क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड हो जाएगा तो ये क्रोमोमेयर्स जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। यानी कि मेटाफेज में जब क्रोमोसोम्स हाईली कंडेंस्ड होते हैं, अपने मैक्सिमम कंडेंस्ड स्टेट में होते हैं, तो क्रोमोमेयर नहीं दिखाई देता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द रीजन ऑफ टाइटली बाउंड डीएनए। और दूसरी बात इसमें क्या कह सकते हैं? डज नॉट अपीयर ड्यूरिंग मेटाफेज। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड हो चुके हैं। तो ये बात कर ली हमने क्रोमोमेयर की। अब अगला क्या है? चलिए अगला बात करते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की या सेंट्रोमियर की, और वहीं पे हम काइनेटोकोर की भी बात कर लेंगे। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन वाला जो इलाका है वो आप कैसे समझेंगे? सपोज करिए कि ये क्रोमोसोम का थ्रेड है, ये कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोम का, और किसी इलाके में कुछ ज्यादा ही ये कंडेंस हो गया और फिर उसके बाद थोड़ा सा लूज हो गया। ये जो इलाका है जहां पे मैक्सिमम कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमैटिन का, उसी को हम कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि क्रोमोसोम को डिफाइन करता है कि हाँ भाई ये जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम है। सेंट्रोमियर का जो इलाका होता है उसके दोनों तरफ, यानी कि यहां इधर और इधर, इन दोनों तरफ जो है जो डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है वो हाईली रिपीटेटिव होता है। इस पॉइंट को अगर हम यहां पे मेंशन कर दें कि रीजन फ्लैंकिंग इट कंटेन्स हाईली रेपिटेटिव डीएनए। इसका मतलब समझ में आया? हाईली रेपिटेटिव डीएनए का क्या मतलब है? हाईली रेपिटेटिव डीएनए का मतलब यह हो गया कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस है AAGGC, ये 5 बेस पेयर का सीक्वेंस है और यही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा हो, फिर से AAGGC, फिर आगे वही AAGGC। तो इस तरीके के सीक्वेंस रिपीट्स जब लगातार आते रहते हैं, सैकड़ों बार, हजारों बार, तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? हाईली रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। हमने तो ये लिखा फॉर एग्जांपल, इसके अलावा कोई और सीक्वेंस 5 बेस पेयर का, 6 बेस पेयर का, 10 बेस पेयर का, 15 बेस पेयर का, वो चंक बार बार रिपीट होगा। तो वो पोर्शन कहां पे मोस्टली पाया जाता है? सेंट्रोमियर का जो, हाँ चलें सर, सेंट्रोमियर का रीजन जो फ्लैंक कर रहा है, यानी फ्लैंकिंग का मतलब इसके दोनों तरफ वाला रीजन। एक चीज और समझ लीजिए,
हमने इसमें एक स्ट्रक्चर का नाम नहीं मेंशन किया है, ये एंड्स जो क्रोमोसोम्स के होते हैं इसको क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। तो ये जो टीलोमियर वाला इलाका होता है इसमें भी हाईली रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। तो सेंट्रोमियर के बारे में आपको पता चल गया। अब ये काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर बेसिकली जो है ये एक प्रोटीनेशियस डिस्क है या प्रोटीन डिस्क है जो कि सेंट्रोमियर के रीजन के ऊपर पाई जाती है। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर, 3 लेयर्ड, और इसके जो लेयर्स हैं वो बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, डिफरेंस इन देयर डेंसिटी अलग अलग होते हैं। बाहर की लेयर जो होती है वो सबसे ज्यादा डेंस होती है, मिडिल वाली लाइट थोड़ा कम होती है, और इनर लेयर जो है उससे भी कम डेंस होती है। तो डेंसिटी के बेसिस पे 3 लेयर्स होते हैं, इसमें प्रोटीन का बना होता है। इसका मेन काम क्या होता है काइनेटोकोर का? इसका मेन काम होता है स्पिंडल अटैचमेंट, यानी कि जब क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होना होगा एट द टाइम ऑफ एनाफेज, तो उस दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो काइनेटोकोर से ही आके अटैच होंगे और फाइनली सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड कर जाएगा। तो ये हो गया काइनेटोकोर। इसके बाद हम और नीचे बढ़े तो नीचे हमको दिख रहा है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, अब ये चूंकि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो एक बार हो चुका है, उसके अलावा कहीं भी कॉन्स्ट्रिक्शन अगर क्रोमोसोम में होगा तो उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे। जरूरी नहीं है एक ही सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो, एक से ज्यादा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकते हैं। तो उसको ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी के बाद कोई और कॉन्स्ट्रिक्शन मिल गया तो उसको टर्शरी कह देंगे, नहीं, ये कहलाएगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1, अगला कहलाएगा 2, 3, ऐसे ही। अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की खास बात यह होती है कि इस इलाके में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहां फॉर्म हो रहा है? ये उस इलाके में फॉर्म हो रहा है जहां पे कौन सी जीन्स प्रेजेंट है? तो कंटेन्स जीन्स फॉर आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो जीन्स होती हैं वो इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले एरिया में प्रेजेंट होती हैं। और आरएनए की रिक्वायरमेंट जो है वो सेल को हमेशा बनी रहती है, और अगर रिक्वायरमेंट हमेशा बनी है तो इसका मतलब कि इस आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हमेशा चल रहा होगा, हमेशा चलता रहता है इसका ट्रांसक्रिप्शन। और उसमें भी बेसिकली कौन से आरएनए की हम बात करेंगे तो 5.8S, 18S एंड 28S आरएनए, ये जो है इन तीनों टाइप के आरएनए की जीन्स यहां पे मौजूद होती हैं। लगातार इनका एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, और इसी की वजह से ये जो इलाका है ये थोड़ा सा स्वेलअप करके दिखता है, जिसको हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की जो साइट है उसका एक और नाम है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जो कि न्यूक्लियोलस को एकोमोडेट करता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में हमारे पास कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं जिनमें ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन पाया जाता है? 5 क्रोमोसोम्स हैं। कौन से? क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22, ये 5 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जहां पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 क्रोमोसोम्स आरएनए की सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? दे आर एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा होता था? जिसमें सब टर्मिनल सेंट्रोमियर पाया जाता था। ऐसा ही तो था? नहीं, एक्रोसेंट्रिक क्या था? हाँ, यही था। एक्रोसेंट्रिक में सब टर्मिनल सेंट्रोमियर पाया जाता था, टीलोसेंट्रिक में एकदम टिप पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता था। तो आप देख सकते हैं यहां पे सब टर्मिनल, खैर सेंट्रोमियर की तो लोकेशन हम यहां पे फिक्स कर रहे हैं, ये तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से इतना हिस्सा जो है क्रोमोसोम का, वो मेन जो बॉडी है क्रोमोसोम की उससे दूरी पे अपीयर हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि अलग से कुछ ऐसे अटैच किया गया है। कोई भी पार्ट अगर मेन बॉडी से थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम सैटेलाइट कह देते हैं।
जैसे हम अर्थ से सैटेलाइट भेजते हैं तो मेन बॉडी तो अर्थ हो गई, सैटेलाइट कहां पे पाया जा रहा है? स्पेस में। उसी तरह से ये डिस्टेंस जब क्रिएट हो जाती है तो सैटेलाइट, और ऐसे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं जिनमें सैटेलाइट आ रहा है, सैटेलाइट क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। उन सभी क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? जैसे ये वाले हो गए ह्यूमंस में, दे आर नोन एज सैट क्रोमोसोम्स, एब्रिविएशन फॉर सैटेलाइट। बात समझ में आई? तो ये 13, 14, 15, 21, 22 ये सारे के सारे क्या है? दे आर सैट क्रोमोसोम्स, क्योंकि इनके पास सैटेलाइट है। लास्ट में हम देखें टीलोमियर, तो टीलोमियर क्या है? टीलोमियर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम की इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टीलोमियर हट जाए तो क्रोमोसोम जो है वो, ये धागा समझिए आप, खुल जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर दो अलग अलग क्रोमोसोम के टीलोमियर हट गए तो क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे उनके एंड्स। तो एक क्रोमोसोम की आइडेंटिटी, इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए टीलोमियर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी टीलोमियर ऐसी साइट होती है जहां पे एक स्पेसिफिक टाइप का रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, जिसको इंड रेप्लिकेशन फिनोमेना कहते हैं, जिसमें स्पेसिफिक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको टीलोमेरेज कहते हैं। तो वो जब रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसका थोड़ा जिक्र करेंगे। तो इस तरीके से ये डिफरेंट पार्ट्स क्रोमोसोम्स के आपको हमने बताए। समझ में आ गया ये? कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है।